नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में आपको हाई कोर्ट में आने वाली जो हिंदी का पेपर का तरीका होता है, मॉडल पेपर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरीका भाई किस प्रकार से पेपर में हमेशा होता है उसकी व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में कौन सा विकल्प संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण है वो है त्रय, यानी संयुक्त व्यंजन होते हैं वो छत्र, ज्ञ और श्रेय है। छः का निर्माण क प्लस से होता है, त्रय का निर्माण त्रय प्लस रे से, और ज्ञ का निर्माण जय प्लस ये से होता है, से प्लस रे से श्रेय का निर्माण होता है। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन सी स्वर का उच्चारण तालु है? तो यहाँ पर तालु से उच्चारण होता है च, क्योंकि तालु उच्चारण वाले वर्ण होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, जय, झ, से, ये सारे के सारे तालु से उच्चारण होते हैं। प्रश्न तीसरा है, गो प्लस अंश की संधि का उदाहरण है। तो गो प्लस अंश है वो अयादि संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब किसी संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय, ऊ का आव हो जाता है और औ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि का उदाहरण है। ये भी हमेशा ध्यान दीजिए, स्वर संधि में जो अयादि संधि होते हैं उसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं होता, जबकि दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं, यण संधि होते हैं, उन सभी में आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यण संधि में तो हमेशा 100% आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चौथा है, प्रतीक किस समास का उदाहरण है? तो प्रतीक अव्ययभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि अव्ययभाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। इसका क्रिया विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, ऐसे इस प्रकार। प्रश्न पांचवा है, राम दोस्तों के साथ जंगल गई। रेखांकित पद में अव्यय का प्रयोग किस पद का उदाहरण है? तो यहाँ पर रेखांकित है वो है की, तो की शब्द को बताना है, की को। तो यहाँ पर है संबंधवाचक, क्योंकि रेखांकित पद एक संबंध बताता है कि राम के साथ उसके भी दोस्त जंगल गए, अतः यह एक संबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, कौमा शराबी यह दिल हो गया। रेखांकित पद विशेषण की किस विध का उदाहरण है? तो ये वाला हो गया गुणवाचक, क्योंकि रेखांकित पद में आंखों का की विशेषता बताई गई है कि गुलाबी रंग की है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में हमेशा मूल शब्द होते हैं, जैसे काला, पीला, लाल, हरा, मटमैला, गुलाबी। इस प्रकार से जो मूल शब्द होते हैं वो हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में रजनी किसका पर्यायवाची नहीं है? तो जो रजनी शब्द है उसमें यानी पर्यायवाची है वो है रात्रि। तो रात्रि शब्द है वो इसका पर्यायवाची को, रात की पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रजनी, रीन, यामा, निशा, वामा और यामिनी। अगला प्रश्न है, निराकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो निराकार शब्द का विलोम साकार होता है। अगला प्रश्न है, तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? तो यहाँ पर तरंग का अर्थ होता है लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तो यहाँ पर लहर और घोड़ा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उसी लगभग 100% अंक परीक्षा में प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो उसी लगभग 100% अंक परीक्षा में प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप होगा, उसी 100% अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हो गया उसी 100% अंक प्राप्त हुए, लगभग हट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो यहाँ पर अतिथि बिल्कुल शुद्ध है, मूर्ति शुद्ध है, अंतर्धान शुद्ध है, लेकिन ऊर्जा शब्द अशुद्ध है,
क्योंकि विकल्प 2 गलत है। सही शब्द होगा ऊर्जा बढ़ी, ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा रिश्वत देना। तो यहां पर हो जाएगा रिश्वत देना। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एकाधिक दोष होना। क्यों? इसका अर्थ ये होता है कि एक अवगुण के साथ दूसरे दुर्गुण होने। तो यहाँ पर एक तो करेला है और दूसरा नीम चढ़ा, इसका एकाधिक दोष होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पर तालु वाला जो वर्ण है वो है छ, क्योंकि तालु उच्चारण स्थल वाले वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे, ये और से, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला प्रश्न है, पु प्लस अन की संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर पु प्लस अन यानी ये वाला अयादी संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब संधि करते समय ए, आई, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का आया हो जाता है, आई का आय, ओ का आवे और औ का आव बन जाता है। यही अयादी संधि कहलाती है। अयादी संधि में कभी भी आधे अक्षरों का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, बेखबर के समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर बेखबर है, उसका उदाहरण है अव्यय भाव समास, क्योंकि बे उपसर्ग आ गया। अव्यय भाव समास में अव्यय और संज्ञा की उसी बनता है और इसका क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास का पद का रूप किसी भी लिंग और वचन आदि के कारण नहीं बदलता, इसलिए बेखबर है, यानी इसका विग्रह होगा बिना खबर की। तो यहाँ पर बिना है वह उपसर्ग है, इसलिए अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न है, राम प्रीति के साथ फिल्म देखने गया, रेखांकित पद में अव्यय किस पद का उदाहरण है। तो यहाँ पर संबंधवाचक है, क्यों कि रेखांकित पद एक संबंध है, बताता है कि राम के साथ प्रीति भी फिल्म देखने गई, अतः यह एक संबंधवाचक का उदाहरण है। संबंध क्या होता है, राम और प्रीति जो फिल्म देखने गई उसका जो रिलेशन हो गया, इसलिए संबंधवाचक हो गया। अगला प्रश्न है, ये नीली आंखें किसी दिन जान लेकर मानेगी, रेखांकित पद विशेषण की किस भेद का उदाहरण है। तो यह होगा गुणवाचक, क्योंकि रेखांकित पद में आंखों की विशेषता बताई गई है कि यह गुलाबी रंग की है, अतः यह एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्योंकि जो गुणवाचक विशेषण होता है वह हमेशा मूल शब्द होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वात किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पवन के पर्यायवाची शब्द अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। तो इसलिए यह हो गया पवन, क्योंकि वात का अर्थ होता है पवन। इसको अनिल बोल सकते हैं, वात बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं और समीर बोल सकते हैं, हवा और बयार। अगला प्रश्न है, आरोह शब्द का विलोम क्या होगा। तो आरोह शब्द का विलोम अवरोह होता है। अगला प्रश्न है, कुल डैश कुल शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो इसका कुल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश। तो यहाँ पर होगा किनारा और वंश। अगला प्रश्न है, अब हम भोजन खाएंगे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अब हम भोजन खाएंगे, वाक्य का शुद्ध रूप होगा अब हम भोजन करेंगे। तो इसका उत्तर होगा अब हम भोजन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है वो है तदोपरांत, क्योंकि विकल्प 2 गलत है, सही शब्द होता है तदुपरांत। अगला प्रश्न है, तीतर भीतर हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
तितर बितर हो जाना, मुहावरे का अर्थ होगा बिखर जाना, इसका उत्तर होगा बिखर जाना। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो दिल्ली अभी दूर है, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सफलता अभी दूर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो यहाँ पर अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है वो है ले। अंतस्थ वर्ण होता है ये रे लेवे, तथा ऊष्म वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं शेष से है। ऊष्म वर्ण होते हैं उनकी ध्वनि गर्म होती है, और अंतस्थ होते हैं उनकी ध्वनि गर्म नहीं होती। ये रे लेवे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? इसको कंठोष्ठ भी बोला जा सकता है। तो कंठ तालु उच्चारण स्थान वाले वर्ण उ और औ होते हैं तो कंठोष्ठ हो गए, यानी ये वाला हो गया, क्योंकि कंठी और ओष से बोला जाता है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष से होता है, इसलिए कंठोष्ठ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भू प्लस ऊर्जा किस संधि का उदाहरण है? तो भू प्लस ऊर्जा दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ ए आ छोटी बड़ी छोटा बड़ाऊ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ए आ छोटी बड़ी छोटा बड़ाऊ और री स्वर आ जाते हो तो दोनों मिलकर की और ये हमेशा दीर्घ आ बड़े ए बड़ा उ और री हो जाता है। इस मेल से बनने वाली संधि को हमेशा दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहीं पर भी बड़ा यानी आ की मात्रा बड़े ए बड़ा उ और रे ऋषि आ जाते हैं, वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र के समास का उदाहरण है? तो त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्यों बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जिसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में हमेशा जितने भी जो भगवान हैं उनके विशेष जो कार्य हुए वो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र होता है तीन नेत्र जिसकी यानी शिव जी। इसका विग्रह करते जब वाला वाले जिसका जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर में नहीं है दाना और आप लुटाए जा रहे हो, रेखांकित पद में अवयव प्रयोग किस पद का उदाहरण है? तो संबंध वाचक का है, क्योंकि रेखांकित पद एक संबंध बताता है कि घर दाना नहीं है, अतः यह एक संबंध वाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इस तरह राम ने रावण का वध किया, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये संकेत वाचक विशेषण है, क्योंकि ऐसे शब्द जो संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताते उन्हें संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक में यहाँ वहाँ ऊपर नीचे पास दूर दाएं बाएं इधर उधर बाहर भीतर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इस शब्द आ गया ये वाला रेखांकित है, इस कारण से संकेत वाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, पिता शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर पिता शब्द का विलोम होता है वो होता है माता, क्योंकि यहाँ पर पुत्र नहीं होगा, आप इसको इस पर ध्यान मत दीजिए। पिता का विलोम होता है माता, पुत्र का विलोम होता है पुत्री, और ससुर का विलोम होता है सास, दादा का विलोम होता है दादी। तो यहाँ पर पिता शब्द का विलोम क्या होगा? इसका उत्तर होता है ए यानी माता। अगला प्रश्न है, ज्वरी ज्वार शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? तो यहाँ पर ज्वर कहते हैं बुखार को और ज्वार होता है तूफान, इसलिए यहाँ पर बुखार और तूफान ये वाला हो गया, क्योंकि युग्म शब्द होते हैं। युग्म शब्द क्या होते हैं? उच्चारण में समान ध्वनि महसूस होती है परंतु लिखावट में और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वो युग्म शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन ने फल लाया, वाक्य का शुद्ध रूप होगा? तो यहाँ पर मोहन ने फल लाया वाक्य का शुद्ध रूप होगा मोहन फल लाया। तो ये ए पहला वाला उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है वह हो गया चूही,
क्योंकि चू की मात्रा बड़ी होती है और ही की मात्रा भी बड़ी होती है, तो यहाँ पर यानी चूहिया हो जाता है। तो यानी दो विकल्प गलत है, सही शब्द होगा चूहिया। अगर चूही भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है 19-20 का अंतर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर 19-20 होना मुहावरे का अर्थ होता है मामूली अंतर होना। तो यहाँ पर मामूली अंतर होना। अगला प्रश्न है ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ होता है मात्र दिखावा। तो यहाँ पर हो गया मातृ दिखावा। अगला प्रश्न है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमेशा व्याकरण के द्वारा होता है, क्योंकि व्याकरण शब्द ही भाषा की शुद्धता को प्रकट करती है। व्याकरण का विच्छेद हो जाता है वी प्लस आकरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रत्यय मासिक शब्द में प्रयुक्त है? तो यहाँ पर एक प्रत्यय मासिक शब्द में प्रयुक्त है, तो ये हो गया एक प्रत्यय हो गया इसमें। अगला प्रश्न है अनमूल शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है? अनमूल में अन उपसर्ग है, अनमूल शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया विद्यमान है। अगला प्रश्न है स्थल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो स्थल शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कहते हैं संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये वाला पूछा गया तद्भव हिंदी भाषा के शब्दों को तद्भव कहते हैं, जो स्थल का यानी थल हो जाएगा। स्थल का तद्भव होगा थल। अगला प्रश्न है आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदान शब्द का विलोम हमेशा प्रदान होगा। अगला प्रश्न है दिया योजक चिन्ह दिया शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? तो यहाँ पर दिया का अर्थ था देना, ये क्रिया है, और ये दिया ये है दीपक, यानी दीपक है वो संज्ञा है और देना है वो क्रिया है। तो दिया का अर्थ होता है देना और दिया का अर्थ होगा दीपक। अगला प्रश्न है मुझे संस्कृत आता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा? मुझे संस्कृत आता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा मुझे संस्कृत आती है। मुझे संस्कृत आती है, इसका उत्तर होगा मुझे संस्कृत आती है। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द का उदाहरण है विकल्प 2 गलत है, सही शब्द होता है उपरोक्त का सही शब्द होता है उपर्युक्त। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत अनेक बार आता रहता है, इसलिए उपर्युक्त का विच्छेद होगा ऊपरे प्लस उक्त। ये यण संधि है और यण संधि में हमेशा आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 8 बार 9 त्योहार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 8 बार और 9 त्योहार मुहावरे का सही अर्थ होगा मौज मस्ती से जीवन बीतना। तो यहाँ पर हो जाता है मौज मस्ती से जीवन बीतना। अगला प्रश्न है नानी के आगे ननियाल की बातें लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर नानी के आगे ननियाल की बातें लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि नानी के आगे ननियाल की बातें लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जानकार के आगे और जानकारी देना। यहाँ पर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है अनुपजाऊ में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है? तो यहाँ पर अन उपजाऊ में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपजाऊ शब्द में अन उपसर्ग विद्यमान है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो गया ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है वो है से। ध्यान दीजिए ऊष्म व्यंजन से है होते हैं, ये 4 होते हैं, और अंतस व्यंजन ये रे लेवे होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमेशा गर्म वायु
जब हम बोलते हैं तो हमारे मुखमंडल से अंदर से बाहर गर्म वायु निकलती है। आप अपने हाथ को होठों के पास ला करके बोलिए चे या के बोलिए या ये बोलिए, गर्म वायु नहीं निकलती। लेकिन आप बोलेंगे से है तो हमेशा गर्म वायु निकलती है। तो जिनका उच्चारण करते समय हमेशा गर्म वायु निकलती है वो हमेशा उस व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।